सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, बड़ी खबर है, डस्का इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। अब दोबारा पोलिंग होगी डस्का में यानी 75, और ये पोलिंग 10 अप्रैल को ही होगी। फौज की निगरानी में ये पोलिंग करवाई जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर उनकी जीत हुई है। दोबारा इंतखाबात होंगे, ये मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही था। और अब ज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए डस्का यानी 75 में जो दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म था उसको बरकरार रखा है। तो कैसे देखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नून इसको, और ज़ाहिर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अभी तक मतलब मौक़िफ़ जो है अपोजिशन का वो वाज़ेह नहीं हो सका है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हों ताकि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात ना लग सकें जो भी पार्टी हारे उसकी तरफ से। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अनवर बेग साहब। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। ज़ाहिर है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत तो हुई है और 10 अप्रैल को ही डस्का में दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या रद्द अमल है कि जब इंतखाबी इस्लाहात की बात की जाती है तो आप लोग क्या समझते हैं, कितनी ज़रूरत है इंतखाबी इस्लाहात की ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कोई भी धांधली का इल्ज़ाम ना लगा सके? बीवी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मैं PMLN में अब नहीं हूँ। अच्छा। मैंने PML छोड़ दिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने सवाल पे आए कि देखें, ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने फैसला दिया है ये बहुत अच्छा है और सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर री इलेक्शन हो रहा है। देखिए, ये अब बात आती है PTI पे। PTI वाले इतने इमेच्योर हैं कि वो घपला भी सही नहीं करवा सकते। यानी उसकी इनकी इमेच्योरिटी आप देखें कि एक DSP के हवाले उन्होंने किया, उसको किडनैप कर लें, उसको ये कर लें। तो इस तरीके से काम नहीं होते इलेक्शंस के अंदर। जहाँ तक आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, वो तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी करवाने की। जब तक ये लोग अपोजिशन और गवर्नमेंट साथ नहीं बैठेगी किसी एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये कैसे रिफॉर्म्स होंगे इलेक्शन के? 10 दफा हुए हैं और ये कभी तक इस तरीके से नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इस तरीके का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि भाई जो भी जीते, कम से कम जो हारने वाला है वो कंसीड करे और वो ये अप्रिशिएट करे कि हाँ जी, ये इलेक्शन फेयर एंड फेयर हुआ है। मैंने तो आज तक कोई इलेक्शन जब से पाकिस्तान बना है नहीं देखा जो ये कह रहे हो अपोजिशन या हारने वाली पार्टी कि जी हाँ, ये इलेक्शन फेयर हुआ है एंड आई हैव कंसीडर्ड द इलेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये है कि हमारे जो लीडरान है वो, बस मैं आपको क्या बताऊं, सब पार्टीज के वो ये कहते हैं कि जी हम तो हार ही नहीं सकते। फिर वो ये कहते हैं कि जी वो खलाई मखलूक ने ये इलेक्शन हरवाया है। तो ये इस तरीके की हालात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेजर इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है पाकिस्तान में। until and unless that happens, I don't think so कि ये ब्लेम गेम खत्म होगी कभी भी। आप सही कह रहे हैं, यही एक हल है अनवर बेग साहब। लेकिन आप सीनियर सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं PDM जिस मकसद के लिए बनी थी और जो कुछ आज PDM में हो रहा है, आपको लगता है ये PDM कुछ कर पाएगी, हुकूमत पे प्रेशर डाल पाएगी उस तरीके से जिस तरीके से एक प्रेशर शुरू हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात हैं? क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप PDM का? देखें, PDM मैं ये समझता हूँ इट इज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये इन्होंने एक अपना एक कंपनी बनाई थी और उसमें सबके शेयर होल्डिंग है और अब पता ये चल रहा है कि ये एक दूसरे से ऑनेस्ट ही नहीं है। देखें, ये बात तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी और हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी स्ट्रांग है और ये जितने लोग पहले इलेक्शंस में जीत के आए ये सब एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आए। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन से कभी भी नहीं आए हुए। इस दफा क्या हुआ
कि उन्होंने सोचा कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये पिछले 10 साल के अंदर काम अच्छा नहीं किया, इन्होंने करप्शन बहुत की, इकोनॉमी को सत्यानाश किया। उन्होंने कहा कि चलो एक नई पार्टी इमर्ज हो रही है और जरा पॉपुलर भी है, पीटीआई जिसका नाम है, उनको एक चांस दें। बट अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हाँ। पीटीआई को चांस मिला, और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई को ये पहला और आखिरी चांस है, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में कोई चीज डिलीवर नहीं की। इनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये इनकी टीम जो है वो अंडर 14 की क्रिकेट टीम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये जो अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं, ये बड़े मंजे हुए लोग हैं। कई दफा लेकिन ये आप जेलों जानते में हैं ना गए। कि मुशर्रफ दौर के और पीपल्स पार्टी दौर के लोग ही उनकी पार्टी में शामिल हैं, वही पुराने चेहरे हैं, वही पुराने लोग हैं, तो ये अंडर 14 टीम कैसे हो गई? नहीं, अंडर 14 इसलिए हुई जो पीटीआई के लोग हैं वो अंडर 14 है। और अच्छा। वो जो आप कह रही हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो उठ के आए, या मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जो थे वो उठ के, भाई मुशर्रफ की गवर्नमेंट में कौन थे? यही नून लीग के लोग थे और पीपल्स पार्टी के लोग थे। अब उन्होंने देखा कि हवा पीटीआई की तरफ बढ़ी है, तो उन्होंने, उनको इशारा मिला होगा, वो इस तरफ चले गए। वो तो सीजनल बर्ड्स हैं, कल को कोई और चलें। एस्टैब्लिशमेंट हाथ रखती है ठीक। पीएमएल क्यू पे, ये सब वापस क्यू में चले जाएंगे। पॉइंट टेकन। मैं ये कह रहा हूँ जो इनका पीटीआई का कोर मेंबरशिप है, जो इनके अपने लोग हैं, वो अंडर 19 के, अंडर 14, अंडर 19 तो बहुत बड़ी बात है। तो इनका तजर्बा नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से चले, ऐसे प्रेजेंट तजुर्बा करना हासिल है हो केस। जाएगा ना, अवाम अवाम का बेड़ा गर्क करके ही सब तजुर्बा हासिल करते हैं। अनवर बेग साहब, पॉइंट टेकन। तैमूर तारपुर साहब चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तैमूर साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, मैं डस्का के हवाले से बात कर रही हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग, तमाम जो अपोजिशन की जमातें, उनको इंतखाबी इस्लाहात पर बैठ कर काम करने की ज़रूरत है? बात करें, हुकूमत जो बात करना चाहती है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, उस पर काम करें, ताकि 2023 के इलेक्शन में कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि ये इलेक्शन भी जो है वो मैनिपुलेट किए गए, इस पर भी धांधली हुई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है आगे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सुमैया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके साथ एक बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हुए, मैं उनको भी सलाम करूंगा, बेग साहब को। उन्होंने बहुत ही सही बातें की। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो हम रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि बेहतर रिफॉर्म्स आए। हम चाहते हैं कि ये मसले मसाइल जो हमारे हर इलेक्शन के बाद उठ जाते हैं वो सब क्लियर हो। पर इशू ये है कि किसके साथ बात करें। जिस तरह ने बेग साहब ने कहा, ये अंडर 14 की टीम है, एक तो ना अहल है, ऊपर से करप्ट तरीन है, और सबसे बड़ी बुराई है इनमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। ये किसी एक चीज पर टिक नहीं सकते। इनकी जो सुबह को बात होती है वो शाम को उससे मुकर जाते हैं, और रात को तो इनके मूड ही कुछ जरा डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं। तो उस वक्त तो उनके साथ आप जो भी बात, लीग नून पीपल्स पार्टी की कोरोना से निपटने के लिए कोई पॉलिसी आई, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई पॉलिसी आई? हमें तो कुछ नजर नहीं आया अब तक। सुमैया, कोरोना जो है वो मेरे ख्याल से पीडीएम तो खत्म नहीं कर सकती, वो तो हुकूमत का काम है। हुकूमत सिंध में हमारी तरजीह पर एक प्रायोरिटी है, और ऑफ कोर्स हुकूमत पाकिस्तान की भी होनी चाहिए। आपने तो देखा है, वही प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर जो शुरू में कह रहा था कि नज़ला जुकाम है, फिक्र मत करो, घूमो फिरो, और फिर जब हालात इतने खबर खराब हुए तो फिर उन्होंने फॉलो किया चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को। तो जहाँ तक कोरोना की चीज़ें आप देख रही हैं, अभी भी हमारी पॉलिसीज की वजह से, हमारी एसओपीज और गाइडलाइंस की वजह से, और हमारी पर्सनल इंटरफेरेंस की वजह से सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत कंट्रोल है कोरोना के ऊपर। हमने वो पॉलिसीज नहीं अपने पंजाब ने या बलूचिस्तान ने की। हमारे पास तो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स और डीसीज की ड्यूटीज थी वो भी मिनिस्टरों से मुराद अली शाह साहब ने दिलवाई। हमने जाके छापे मारे हैं, एसओपीज चेक किए, दुकानें सील कराई हैं। तो अच्छा। हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। पीडीएम को उससे कोई मेरे ख्याल से वास्ता नहीं। हाँ, आप बात करें पॉलिसीज की, बात कर सकते हैं पीडीएम में गुर्बत के नहीं, लिए तो क्यों नहीं है खात्मे की पीडीएम से बात करते वास्ता? हैं। पीडीएम तो बनी इसीलिए थी, पीपल्स पार्टी ही नहीं ये पीडीएम की बुनियाद डाली थी, तो क्यों नहीं है पीडीएम के उसमें, उसके प्लेटफॉर्म से काम क्यों नहीं हो सकता? देखिए, कुछ जिम्मेदारी चलें, गवर्नमेंट की होती है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। तैमूर आपकी तारकुल साहब, मैं असेंबली की आपसे होती है, बात फिर करती हूँ। राना सना लफ्ज़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना सना साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप लोग आज खुश भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर डस्का के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। अब ये 10 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, फौज की निगरानी में होंगे। सर, ये तो जीत हो गई मुस्लिम लीग नून की, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर कब बात करेंगे आप लोग हुकूमत से कि इंतखाबी इस्लाहात हों? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जो है वो
पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे बात हो सकती है, हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये तो खुद एक जालसाजी और धांधली की पैदावार है। ये इलेक्शन रिफॉर्म क्या करेंगे? तो राना साहब फिर भी इंतखाबी इस्लाहत वक्त की ज़रूरत है, पार्लियामेंट में ही सही, पार्लियामेंट भी अगर बात होती है तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी हिमायत करेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून इस सूरत में ही हिमायत करेगी कि जो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, पहले उसके ऊपर हुकूमत जो है ये इस बात को तस्लीम करे कि 2018 का इलेक्शन जो है ये एक रिग इलेक्शन था, जिसके नतीजे में, जिस जालसाजी के नतीजे में ये हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई। तो ये लोग स्टेप डाउन करें और मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो काम किया जाए। अच्छा राना साहब, जरा इस खबर की तस्दीक करेंगे, पीडीएम का इजलास बुलाने पर गौर किया जा रहा है, उसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की तैयारियां होंगी? नहीं, इसको आप चार्जशीट कह लें या वजाहत कह लें। अच्छा, कि पीपल्स पार्टी ने जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के लोगों को साथ मिला के पीडीएम की अक्सरियत के खिलाफ फैसला करवाया है, तो इसके ऊपर बात तो होगी ना। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से वैसे बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की? बातचीत पीपल्स पार्टी से किसी मीटिंग के दौरान ही होगी ना। अच्छा, तो आगे पीपल्स पार्टी होगी पीडीएम का हिस्सा? देखिए, ये तो अगर वो उन्होंने अपने ऊपर जो एलिगेशन है उसको उन्होंने क्लियर कर दिया, हाँ, तो बिल्कुल वो हिस्सा होंगे, क्यों नहीं होंगे। अच्छा, और एलिगेशंस क्या क्या लगाएंगे इस चार्जशीट कह लूँ या वजाहत कह लूँ जो भी? इसमें मेन तो वही है कि उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद के लोगों को साथ मिला के सही लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट इन सेनेट जो है उस पोजीशन को हासिल किया। तो ये एक बहुत बड़ी बदहदी है। सही। और ये एक इंतहाई नामुनासिब अमल है। अच्छा, यानी कि जो असल एतराज़ है वो मुस्लिम लीग नून को ये है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि आपका जो कैंडिडेट था उस नाम पर उनको एतराज़ था और उस पर मुस्लिम लीग नून ने बात नहीं की थी, एतमाद में लिए बगैर वो नाम दिया था, तो क्या वो इस पर वजाहत नहीं मांग सकते आपसे? तो चलो, उसका कोई जवाब जो है वो ये तो नहीं है कि आप हुकूमती इत्तेहाद के साथ जाके मिल जाएं। हाँ, उसका हल ये है कि ये हमारे साथ बात करते, हम इनको सेटिस्फाई करते, उस उम्मीदवार से मतलब उनके शुबो सुधारते। तो आगे जाके कोई बड़ी खबर तो नहीं आने वाली है कि पीडीएम ये फैसला कर ले कि आगे इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी? राना साहब, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली बिहेव करना चाहिए और ये गलती जो उनसे हुई है इसे कंसीड करते हुए इस गलती से रुजू कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सना साहब गुफ्तगू करे, तैमूर ताल गुफ्तगू सुनी। ये चार्जशीट तैयार हो रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर और क्या सोच रहे हैं आप लोग? चार्जशीट हम पे क्या बनेगी? चार्जशीट तो पता नहीं कहाँ पे बन सकती हैं, पर खैर इस बहस में नहीं जाते। पर जो राना साहब ने बात की, उन्होंने अच्छी बात की कि पीडीएम एक हमारा फोरम है जहां पर बात होनी चाहिए। अगर इनको कोई एतराज है, कोई नाराजगी है, कोई ये समझते हैं हमने कोई गलत काम किया है, तो पीडीएम इज द फोरम। ये जो फोरम इन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है कि प्रेस में, मीडिया में बैठ के बातें करना और ट्वीट करना, वो गलत अमल है, वो मुस्बत अमल नहीं है। इसलिए मैं इनकी इसी चीज को इनकरेज करता हूँ। इनको कोई खदशे हैं तो ये आके बात करें। राना साहब ने कहा कि हमने हुकूमत की मदद दी, तो हमने तो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स की मदद दी है। और अगर आप हुकूमत की मदद की बात करते हैं तो फिर तो देख ले हमने क्या किया सिंध के अंदर। पीटीआई के एमपीएस ने हमको, काफियों ने खुलेआम वोट दिया और काफियों ने छुप के वोट दिया हमें। तो उस वक्त तो इनकरेज किया पीएमएल नून ने कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जब हमने सेनेट में हमने कुछ वोट ले लिए तो उनको एतराज करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। पर आई एम श्योर कि जब ये बात पीडीएम में आएगी और हमारा मौक़िफ़ भी सुनेंगे, उनका मौक़िफ़ भी साथ आएगा, तो काफी चीजें बेहतर और क्लियर हो जाएंगी। और ठीक है, फाकी वजीर खजाना हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अम्माद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, अब ज़ाहिर महंगाई, आज की रिपोर्ट है कि महंगाई 5 माह की बुलंद तरीन जो सतह है उसको छू रही है। आगे क्या प्लान है हुकूमत का महंगाई कंट्रोल करने के लिए? क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है हुकूमत?
देखें, जो इस वक्त हमारा एक बेस इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि पिछले साल की कीमतों से इस साल का जो फर्क होता है उससे ये महंगाई की शरह निकलती है। तो पिछले साल इसी टाइम पे कीमतों में कुछ सॉफ्टनिंग आई थी, यानी कि कीमतें कुछ कम हो रही थी, जिसकी वजह से बेस जो है हमारी, वो बेस इफेक्ट जो है वो ब्रेक आ रहा है। लेकिन बहरहाल महंगाई का हमें एहसास है और हम इसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मंडे को भी मैं इसके ऊपर एक मीटिंग कर रहा हूँ तमाम सूबों के साथ, जिसमें हम तमाम अशिया के ऊपर गौर करेंगे, उनकी कीमतों के ऊपर, कि और उनको नीचे कैसे लेके आना है। तो सर अभी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं, दुगनी हो चुकी हैं। नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स जो है उनके ऊपर तो कीमतें हमने बरकरार रखी हैं, बल्कि एक रिकॉर्ड 8 अरब का हमने पैकेज दिया है, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी जो है वो और उसकी मिकदार भी हमने बढ़ाई है। दूसरी तरफ सूबों को भी ये हदायत दी है कि वो जगह जगह सहूलत बाजार जो हैं उनका वो बंदोबस्त करें, जहाँ पे लोगों को कम नरखों के ऊपर अशिया जो है वो फरोख्त की जा सकें। अच्छा, हमारे साहब, आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब भारत तजारत करने जा रहे हैं कपास, चीनी और धागे के हवाले से, बाद में वफाकी काबीना ने इसको मुस्तरद कर दिया। क्या पहले बातचीत नहीं की गई थी और ये फैसला जल्दी में लिया गया था? देखें, हुकूमत का जो पॉलिसी बनाने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जो इक़्तिसादी मामलात होते हैं वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पहले डिस्कस होते हैं, जहाँ पर सिर्फ इक़्तिसादी पहलू देखा जाता है। उसके बाद काबीना में उसके सियासी और फॉरेन पॉलिसी के अगर कोई पहलू हैं तो उन पे बहस होती है, और अगर उन सिफारिशात पे काबीना मुत्तफिक होए तो फिर उनकी अप्रूवल दी जाती है। तो ये मामला जब आया सामने तो इसको इक़्तिसादी मामले के हवाले से देखा गया, और फिर जब काबीना के सामने आया और दफ्तर खारिजा की तरफ से और दूसरे जो हमारे आज़म की तरफ से जो हदायत आई, तो उस पर यही फिर मुत्तफिक का फैसला हुआ कि इस वक्त जो भारत के मजालिम हैं कश्मीर के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त का जो उनका फैसला है कश्मीर के ऊपर, जब तक उस पर नजरसानी नहीं करेंगे तो तब तक भारत के साथ तजारत नहीं हो सकती। ठीक। अच्छा सर, डॉलर जो है उस ज़ाहिर है अब हम देख रहे हैं कि वो स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तानी रुपया जो है स्टेबल हो रहा है। क्या इससे भी हुकूमत समझती है कि सूरत हाल बेहतर करने में मदद मिलेगी हुकूमत को आगे जाके? देखें, डॉलर जो है वो अब हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर रही, जिस तरह शायद माजी में किसी वक्त पे करती थी और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खर्च करती थी। यह मार्केट फोर्सेस के ऊपर है, और ये अपनी जब कुछ सतह बरकरार रखता है कुछ अरसे के लिए, तो उसका ज़ाहिर है फिर कीमतों के ऊपर असर आता है। तो अभी डॉलर जो है वो अपनी एक नई बुलंद रुपया जो है वो थोड़ा मजबूत हुआ है, और अगर ये मजबूती की सतह पे रहता है थोड़ा अर्सा, तो जाहिर है कि उसका फिर कीमतों पे आहिस्ता आहिस्ता असर पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारा साहब एक अहम सवाल, शौकत तरीन साहब ने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए बात कही कि मईशत किस सिम जा रही है हमें कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, उसमें हम देखेंगे कि सूरत हाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपका क्या रद्द अमल है इस पर? देखिए, हमने बड़े मुश्किल हालात से इस मईशत को निकाला है, और ये दिवालिया होने के करीब मईशत खड़ी थी, और बड़े हमें सख्त फैसले भी करने पड़े, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सूरत हाल नहीं है। ये मईशत जो है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे करंट अकाउंट के खसारे, इनमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहले 2-2-2.5 साल की बनस्बत। लेकिन हम तमाम लोगों की जो आरा हैं हम उनको बिल्कुल सुनेंगे भी, उन्हें लेंगे भी, और अगर कोई काउंसिल बनती है तो उसमें हम तमाम लोगों को शामिल करेंगे और उनकी आरा जो है वो सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे। तालपुर साहब, ज़ाहिर हुकूमत अब तक ये तीसरी दफ़ा हुआ है कि अपना वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो तब्दील करके सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, और अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से हुकूमत ने यही कहा कि क्योंकि महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर सके इसीलिए उनको इस ओहदे से हटाया गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है अपोजिशन की, PDM के प्लेटफॉर्म से ही ना सही वैसे ही सही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मईशत के हवाले से हुकूमत का क्या साथ देगी? देखिए जी, असल में बातें तो बड़ी हुई हैं पर किसी चीज़ पे अमल नहीं हुआ। अब वैसे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मायूस कन सिचुएशन है, पर क्योंकि हमें हमारा मज़हब ही कहता है कि मायूसी नहीं करनी चाहिए, मायूसी करना गलत है, वरना कोई रीज़न दिया नहीं हमें कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करने के लिए। इतने वफाकी वज़ीर चेंज हो गए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही बद से बदतर खसारा बढ़ता जा रहा है, लोन्स लेते जा रहे हैं,
IMF के हवाले जो है सो आपने अपना स्टेट बैंक कर दिया है। ये तो आपको याद होगा, हिस्ट्री हमें बताती है ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई थी और किस तरह से कब्जा किया था। तो आज यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमारी हर चीज, हमारे एसेट्स को हुकूमत से लेके दूसरों ठीक के है, हवाले किया जा रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर तबाहकारियां मचा रही है। अब तक NCOC के मुताबिक 10 साल के 40 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके हैं और बच्चों में वायरस इस दफ़ा में देखा गया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो कि एक अतिया है चीन का, वो वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन आज की खबर ये है कि अब जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी अब वैक्सीन तैयारी में मदद करेंगी। ये वैक्सीन कौन सी होगी और किस तरीके से अब कोरोना की सूरत हाल से पॉलिसीज़ क्या बन सकती हैं, हुकूमत किससे निमट सकती है, तमाम चीज़ों में बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो सर मुझे बताइएगा कि तीसरी लहर तबाहकारियां मचा रही है, बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो पॉलिसीज़ हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की हैं, क्या यही काफ़ी होंगी या फिर मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना चाहिए? बस यही दुआ कर सकते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा ना हो और हम जो जहां जहां ये सिचुएशन जहां जहां हो रहा है और तेजी से फैल रहा है उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन रहे। लेकिन बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और खास तौर पे जो बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक अवेलेबल। ये जो वैक्सीन लग रही है ये बड़ी उम्र के लोगों की लग रही है। इनका क्लिनिकल ट्रायल्स भी 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों पर हुए हैं। बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन दुनिया में अवेलेबल नहीं है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो बच्चों के लिए रास्ता है कि एहतियात करें, आपस में मिक्सिंग न करें, क्योंकि वो तो उनके न सिर्फ वो इन्फेक्ट हो रहे हैं बल्कि उनके जरिए उनके वालिदैन और उनके दादा दादी और उनके जो बड़ी उम्र के लोग साथ रहते हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में इतने आसानी से नहीं आएगी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वायरस जो है ये बहुत ही खतरनाक सूरत अख्तियार कर ली है इसने। ये वो जो बरतानिया में फैला था B117, जिसमें कुछ तब्दीलियां ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैल रहा है और अमवात भी इसी वजह से ज्यादा हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत एहतियाती, बहुत जो कमर्शियल वैक्सीन जो है उनके आने में और अवेलेबल होने में इस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में पाकिस्तान में चाहिए वो एक बहुत महदूद हद तक लोग अफोर्ड कर सकेंगे। एक एक डोज जो है वो 4-5 हजार रुपए की लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल, मगर क्या अफोर्ड कर लेंगे। क्या ये सही है कि हुकूमत जो है वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू इस वैक्सीन को सेल करे? ज़ाहिर लोग तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हक तो हर एक शख्स का है कि वो वैक्सीन लगवाए। आपका इस हवाले से क्या रद्द अमल है? क्या हुकूमत हर शख्स को फ्री वैक्सीन ना लगाए? हुकूमत जो है वो तो हर शख्स को फ्री वैक्सीन ही की पॉलिसी है और हुकूमत जो है वो जो जितनी वैक्सीन मंगाई जा रही है हुकूमत सब लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा रही है जब उनकी टर्न आ जाती है। लेकिन साथ के साथ हुकूमत ने इस बात की इजाजत दे दी है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो भी यहाँ पे वैक्सीन मंगा के और वो जो कोई खरीदना चाहे अपने तौर पे और हुकूमत की फ्री वैक्सीन नहीं लगाना चाहे तो वो डायरेक्ट भी खरीद के लगा सके। लेकिन हुकूमत जो मंगा रही है वो तो फ्री लेकिन डॉक्टर साहब अभी हम उस नंबर को नहीं पहुंचे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। 25 लाख टोटल अतिया बन रही है अभी तक वैक्सीन, लेकिन ज़ाहिर है हमारी आबादी बहुत बड़ी है। आपके ख्याल में हुकूमत कब तक ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगाने में कामयाब होगी? मेरे ख्याल से तो इसमें 12 महीने के करीब लगेंगे आपको कि आपको वैक्सीन इतनी क्वांटिटी में मुहैया हो जाए और आप लगा सकें। सिर्फ पैसा का मसला नहीं है बल्कि ये कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कि वो है ही नहीं अवेलेबल, दुनिया भर में डिमांड है और सिर्फ चंद कंपनियां बना रही हैं और इस वजह से अवेलेबल नहीं है वैक्सीन। तो मुझे लगता है कि 12 महीने या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं, इससे पहले कि 15 या 17 करोड़ अफराद जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं। तो हमारे पास अगला 1 साल जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज कोशिश ये करनी होगी कि हम एहतियात करें और खास तौर पे जो रमजान का महीना आ रहा है उसमें तरावियों के लिए लोग अगर जाएंगे तो वहां पे या तो 6 फुट या 8 फुट का फासला रखें और अगर ये फासला नहीं रख सकते तो घर पे नमाज पढ़ें, कि वरना फिर वहां से भी बहुत तेजी से ये फैल सकता है हर एक को।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपके वक्त का। और ज़ाहिर है ये सूरत हाल है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे रमज़ान है, फिर ईद है और अब ज़ाहिर मौशी तौर पर नहीं मुतहम्मिल हो सकता मुल्क, लेकिन उसके बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है तमाम सूबाई हुकूमतें। और सूबा जो सिंध हुकूमत है उसने भी यही फैसला किया है कि जो मामूलात हैं, जो कि टाइमिंग्स हैं, उनको देखा जाए, खासतौर बाज़ारों की। और जो शादी हॉल्स हैं उनको तो कहा गया है कि 6 अप्रैल से ये शादी हॉल्स बंद रहेंगे और आगे रमज़ान भी है, 11 अप्रैल को उस पर नज़रसानी की जाएगी। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा, उनसे इस पर बात करेंगे। और राना रईस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हॉल एसोसिएशन से। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है इस पर जो हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि अब रात 8 बजे तक का वक्त ही दिया जाएगा और इसी औकात में अपना कारोबार जो है वो ख़त्म करना होगा? देखिए, जहाँ तक 8 बजे का ताल्लुक है तो हमें इसमें तो बहुत ज्यादा एतराज नहीं है। अच्छा। कराची में 80% से ज्यादा जो तजारती मराकिज़ है वो रात 9 बजे तक बंद हो जाती है। हमने तो ये हुकूमत से कि चूंकि कराची में ईशा का वक्त 8:30 बजे का है जी जी, और ज्यादातर लोग ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपना कारोबार समेटते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ देखते हैं मजिस्ट्रेट्स भी, पुलिस भी मार्केटों में 7:45 बजे 7:30 बजे इनका गश्त शुरू हो जाता है, चालान परेशान करते हैं, हुटर्स बजाते हैं, तो ये इन्हें 9 बजे तक महदूद किया जाए। तो ये इतनी सी हमने हुकूमत से एक रिक्वेस्ट की है जो काबिल अमल है। और दूसरी बात देखें, कराची में हीट स्ट्रोक का सामना है आवाम को और ईद की खरीदारी लोगों की ख्वाहिश है कि वो रमजानों से कबल ठीक है, ईद की खरीदारी भी असल पॉइंट ये है तो ये कि सबब है तैयारी भी करनी है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी 1 घंटा बढ़ाई जाए, ये आपका मुतालबा है। राना रईस साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? अब तो ये फैसला हो चुका है पूरे मुल्क में तकरीबन कि 6 अप्रैल से शादियां नहीं होंगी फिलहाल हॉल्स में। जी बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया है इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक 6 दिन के लिए शादी हालों पे तकरीबात से पाबंदी है। हम आज भी मुलाकात के लिए सिंध गवर्नमेंट के पास गए थे, हमारा वक्त गया था, लेकिन आज उनकी टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। हम इंशाल्लाह 1-2 रोज में दोबारा इनके पास जाएंगे। हमारा 1-2 रोज में दोबारा जाएंगे। जबकि सर वक्त बड़ा कम है। राना रईस साहब, अतीक मीर साहब, शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पीर को अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।